नमस्कार, आप देख रहे हैं दो दनादन और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर हिट एंड रन केस में बहुत बड़ी खबर सामने आई, जिसमें आरोपी शिवम मिश्रा को एसओजी ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के बाद कोर्ट में शिवम की पेशी हुई। पुलिस शिवम मिश्रा के साथ कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। जो बड़ी जानकारी सामने आती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। काले रंग के इस शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये है शिवम मित्रा और इसी शिवम मिश्रा की तलाश की जा रही थी, जो कि फरार बताया जा रहा था। 8 फरवरी को शिवम ने लंबनगिरी से 6 लोगों को रौंद दिया था और इसमें सभी घायल जो लोग हुए थे, 90 घंटे के बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें लंबरगिनी, जिससे इस हादसे को शिवम मिश्रा ने अंजाम दिया और ठीक इसकी गाड़ी के पीछे इसके बॉडीगार्ड भी चल रहे थे, जिन्होंने टेम्पो करने की कोशिश की। और देखिए किस तरीके से इस लंबरगिनी से नंबर प्लेट को हटाने का प्रयास किया गया ताकि पहचान न हो सके कि यह गाड़ी किसकी है। 6 लोग इस हादसे में जख्मी हुए थे, बाद में जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और मेडिकल के बाद इस शख्स की पेशी की गई है। और पूरे बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 घंटे के बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। किरण रिज्जू ने स्पीकर के चैम्बर का वीडियो जारी कर दिया है। किरण रिज्जू का कांग्रेस पर आरोप है, प्रधानमंत्री को धमकाया गया। किरण रिज्जू ये कह रहे हैं कांग्रेस एमपी ने गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाया था। 20 से 25 कांग्रेस के एमपी स्पीकर के चैम्बर में घुसे हुए थे। स्पीकर के चैम्बर में घुसकर बदसलूकी करने का आरोप भी किरण रिज्जू की तरफ से लगाया गया। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। बिहार में 5000 करोड़ का निवेश जो है वो लाया जाएगा। श्याम स्टील करेगा ये निवेश। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। गया डोभी रोड स्थित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में फैक्ट्री लगाने पर सहमति बन गई है। बिहार में 5000 करोड़ का ये निवेश, जिसके बाद रोजगार के रास्ते जो हैं वो स्वतः खुल जाएंगे। श्याम स्टील की तरफ से ये निवेश किया जाने वाला है। 1 MPT की फैक्ट्री यहां लगाई जाएगी श्याम स्टील की तरफ से और तकरीबन 8000 लोगों को इससे सीधे तौर पर रोजगार हासिल होगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल के पहल के बाद फैक्ट्री लगाने जा रहा है श्याम स्टील। और उद्योग विभाग ने यह भी कहा था कि सरकार उसी कंपनी से सामान खरीदने में प्राथमिकता भी देगी जिसकी फैक्ट्री बिहार में होगी। और इस बाबत अब श्याम स्टील की तरफ से निवेश की बड़ी जानकारी सामने आती हुई। तो 5000 करोड़ का निवेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में फैक्ट्री स्थापित करने के साथ श्याम स्टील की तरफ से इस पर सहमति जाहिर की गई है और 1 MPT की फैक्ट्री ये लगाई जाएगी श्याम स्टील की तरफ से। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से, लोगों को रोजगार मिलने के मकसद से तमाम दावे किए जा रहे थे, उस दिशा में श्याम स्टील की तरफ से ये निवेश बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार के तरफ से लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि बिहार में बड़े उद्योग लगे। और श्याम स्टील की यदि हम बात करें तो एक बड़ी कंपनी है श्याम स्टील, और सरकार ने यह भी कहा था कि हम उन्हीं कंपनियों से सामान खरीदने में प्राथमिकता देंगे जिनकी फैक्ट्री बिहार में खुलेगी। और इसी के बाद श्याम स्टील ने फैक्ट्री लगाने पर सहमति जताई है और पटना गया डोभी रोड है उस पर 5000 करोड़ का निवेश
श्याम स्टील करने जा रही है, जिसमें तकरीबन बिहार के 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो ये एक बड़ी बात है कि बिहार में 5,000 करोड़ का जो निवेश है वो श्याम स्टील के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को नौकरी मिलेगा, आसपास रोजगार भी मिलेगा। और एक इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बाकी जो कंपनियां हैं वो भी बिहार का रुख करेंगी। और कई कंपनियों से फिलहाल बातचीत भी चल रही है। गोदरेज समेत तमाम जो कंपनियां बिहार, जो देश भर में जो अलग अलग फैक्ट्रियां हैं जिनकी, वो भी बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए उन लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन फिलहाल श्याम स्टील लगभग 300 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दिया गया है और उस जमीन पर श्याम स्टील बिल्कुल शैलेंद्र, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कुशल कामगार जो कि ट्रेंड लेबर कहा जाता है, जो दूसरे राज्यों में जाकर अपना सहयोग वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में निभा रहा है, वो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के खुलने के बाद अपने घर पर रह पाएगा, यहाँ पर उसकी कमाई अच्छी हो पाएगी और बचत हो पाएगी, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यदि सरकार पहल करती है और कंपनियां आती हैं तो यहाँ पर जो रोजगार हैं, जो कुशल कामगार हैं, उनको मौका मिलेगा। लोगों को नौकरी के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो निवेशक हैं जो यहाँ कंपनी लगा रहे हैं उन्हें भी बड़ी संख्या में कुशल कामगार बिहार में मिलेंगे। और यही कारण है कि श्याम स्टील ने लगभग 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का बिहार में मन बनाया है और पटना गया डोभी रोड पर तकरीबन 300 एकड़ जमीन पर वो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए सहमति दी है। जी बिल्कुल, विकसित बिहार की तरफ बढ़ता हुआ एक और बड़ा कदम। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, समान जानकारी के लिए। करीब 8,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार जो है वो इस श्याम स्टील फैक्ट्री की तरफ से हासिल होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया, राहुल के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये पत्र तब दिया गया जब राहुल गांधी ने बीते दिनों इंडिया यूएस ट्रेड डील और यूनियन बजट पर सवाल खड़े किए थे। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साया मंडराता नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है कि 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच आतंकी हमले हो सकते हैं। पुलवामा हमले की बरसी से ठीक पहले आई इस चेतावनी ने पूरे सिस्टम को जैसे सतर्क कर दिया हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश को लेकर ठोस जानकारी मिली है, जिसके बाद घाटी में सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया और आने जाने वाले हर एक वाहन की सघन तलाशी भी ली जा रही है। पुलवामा बरसी से पहले मिली इस चेतावनी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एजेंसियां हर इनपुट्स पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम के दौरान मैं खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। सिर्फ एक अल्लाह है जिनकी हम उपासना करते हैं और किसी की नहीं कर सकते। सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कल नई गाइडलाइन जारी की। उसमें सभी 6 अंतरा शामिल कर दिए गए और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान होगा, कि जिस तरीके से उसके सम्मान में सबको खड़ा होना होता है, ऐसे ही राष्ट्रीय गीत के साथ भी करना होगा। क्या कहेंगे? मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है? तो जो 6 अंतरा है वो आप लोग गाएंगे? नहीं। उसमें क्या दिक्कत है? उसके अंदर उपासना है। मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूंगा, जो मेरा संविधान ने भी मुझे आज़ादी दी है, जो संविधान ने भी आज़ादी दी है। लेकिन राष्ट्र की उपासना करने में क्या गलती है? अल्लाह के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता मेरे यहाँ, अल्लाह के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वही करूंगा और मुझे संविधान ने दिया है। इमरान मसूद पर राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा हुए इमरान मसूद वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का गीत है, उन्हें गीत गाना चाहिए। वंदे मातरम एक गीत ऐसा है जो ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करता, देशभक्ति का उससे बड़ा कोई गीत नहीं है। अगर ये कांग्रेस के लोग, इनकी सोच छोटी न हो तो इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए। इमरान मसूद को ये नहीं कहना चाहिए
कि हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। जब हिंदुस्तान में पैदा हुए तो क्यों नहीं गीत गाएं, उनको गीत गाना चाहिए। सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कल नई गाइडलाइन जारी की, उसमें सभी 6 अंतरा शामिल कर दिए गए और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान। दिल्ली में सीरियल पॉइजनिंग के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस को दिल्ली पुलिस ने सुलझाने का दावा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया, जिस पर पहले से ही 3 हत्याओं का आरोप था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि कमरुद्दीन उर्फ बाबा फिरोजाबाद का रहने वाला है और आरोपी ढोंगी, लोनी और फिरोजाबाद में फर्जी तांत्रिक सेंटर चला रहा था। पहले भी हत्या और अपहरण जैसे संगीन मामलों में यह शख्स शामिल रहा है। पुलिस पूछताछ में उसने पुलिस को पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और पूरा सच इस शख्स ने उगल दिया। तांत्रिक बेहद शातिर है, उसने जहर पहले से तैयार किया हुआ था और जहर मिले लड्डू रास्ते में शराब और कोल्ड ड्रिंक के साथ जबरन खिलाए गए। इसके बाद गाड़ी में बैठे तीनों बेहोश हो गए और फिर कुछ देर में उनकी मौत हो गई। आरोपी तांत्रिक 2 लाख रुपए नकद लेकर मौके से फरार हो गया। और तांत्रिक कमरुद्दीन का नया वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी कैमरे में जहर वाले लड्डू हाथ में लिए हुए ये शख्स नजर भी आ रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके का ये सीसीटीवी फुटेज है और फुटेज में ये तांत्रिक दिखाई दे रहा है। सूत्र के मुताबिक तांत्रिककरण के जो ये तांत्रिक है, इसके हाथ में जो पैकेट दिख रहा है उसमें जहरीले लड्डू हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नई रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किला हमले से जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया। यह रिपोर्ट सीमा पार आतंकवाद पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सेंसस कमेटी के तरफ से तैयार की गई है और रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है। पहलगाम हमले को लेकर लिखा गया कि आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। उस समय हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। 28 जुलाई 2025 को सेना ने एक्शन लेते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। नतीजा ये रहा कि दोनों देशों में 4 दिन तक संघर्ष चला। साथ ही ये भी बताया गया कि जैश प्रमुख मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को महिलाओं की एक अलग विंग बनाने का भी ऐलान किया था, जिसका नाम जमात-उल मुमिनात रखा गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार और बड़ा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को झूठा बताते हुए किसानों को धोखा देने तक का आरोप लगाया है। इतना बड़ा झूठा, ये पूरे खानदान तो किसानों को धोखा दिया। राहुल गांधी को पता है कि जौ, अगर मैं चले खेत में, कि जौ का पौधा और गेहूं के पौधे का पहचान है, किसान की बात कर रहा है। किसानों के हित की रक्षा अगर कोई कर रहा है और करेगा तो नरेंद्र मोदी करेगा। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। चौक थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मोड़ के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अज्ञात अपराधियों ने हत्या को अंजाम दिया है और मोहम्मद रसी नाम की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें 65 वर्षीय मामा के धारदार हथियार से हत्या करने का मामला है और हत्या की ये पूरी वारदात पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हत्यारे ने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी भांजे की गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के बख्शी मैदान मोहल्ला निवासी मोहम्मद रईस के तौर पर हुई, जो कि कपड़ों में रफू करने का काम करता था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रईस अपने घर से खाना खाकर काम के लिए निकले थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए उनके सगे भांजा मोहम्मद अयाज ने पीछे से आकर उन पर अचानक से हमला कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मोहल्ला निवासी विजय कुमार सिंह के तौर पर की गई है। मृतक के परिजनों ने यह भी कहा कि मृतक शराब
पीता था और जहरीली शराब का सेवन करने की वजह से ही इस शख्स की मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जहरीली शराब कहां से आई और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। मौत जहरीली शराब से हुई या किसी अन्य वजह से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। विजय कुमार सिंह शराब पीते थे, उसके कारण इनका मौत हो गया। यानी शराब पीने से मौत हो गई? शराब पीने से, बहुत ज़्यादा पीते थे शराब, सुबह शाम रात पीते रहते। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है, शराब में बिहार में शराब मिलता नहीं है। जहरीला शराब ये लोग कहीं कहीं मिल जाता है तो पी लेता है। जो पीने वाला आदमी है कहीं न कहीं लेके पी लेता है लोग, उसी में इसका बने ऐसा हो गया शराब से। और बड़ी खबर आ रही है, पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार धमकी, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को परेशान भी कर दिया और अलर्ट पर भी ला दिया। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार को फोन कर धमकी की जानकारी दी गई। सुरक्षा कारणों से कोर्ट में पहले हाफ में कामकाज को बंद रखा गया। जांच और सुरक्षा व्यवस्था को इस दौरान कड़ा करने का निर्देश दिया गया और अब दूसरे हाफ से कोर्ट का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कल पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन लगातार सतर्क है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर TRE 4 को लेकर होने वाला आंदोलन स्थगित हो गया है। बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 16 फरवरी को आंदोलन की तैयारी की गई थी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सीएम को इसके लिए धन्यवाद दिया। बीपीएससी को 10 दिनों का समय दिया। सभी वर्गों की रिक्तियों के साथ नोटिस निकाले बीपीएससी, ये बात कही गई। और आंदोलन की तैयारी जो 16 फरवरी को थी, फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है। को आंदोलन का आह्वान था और हम लोग का मांग था कि TRE 4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पे जारी हो, जिसमें म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर एवं सोशल साइंस सभी में सम्मानजनक सीटों, जितनी रिक्तियां हैं उन सीटों पे वैकेंसी जारी हो, विज्ञापन TRE 4 का जल्द जारी हो। तो कल बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास रिक्तियां आ चुकी है, यानी अधियाचना आ चुका है विभाग से, और अब जल्द ही बीपीएससी TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां दरभंगा में पदस्थापित सहायक जेल अधीक्षक नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी का शव घर में फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले की सघनता से जांच में पुलिस की टीम इस वक्त जुट गई है। मृतका के भाई ने इस बात का आरोप लगाया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। परिजनों के मुताबिक मई 2023 में हुई शादी में कार और अन्य कीमती सामान दिए गए थे, लेकिन ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे लगातार डीजल वाली महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर और 10 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर श्वेता को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं दरभंगा जेल अधीक्षक के अनुसार आरोपी डिप्टी जेलर नंदू चौधरी 11 फरवरी को बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर गया। पुलिस ने भाई के आवेदन पर पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज हत्या के FIR को दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। आज से लगभग तकरीबन 20 दिन पहले हमारे पिताजी वहां गए थे। उसका सारा घर का लोग षड्यंत्र करके बोला कि बेटी को जान मार देंगे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए गए थे वहां। तब बोले कि जा रहे हैं हम केस करने के लिए, तो उसका सास और ससुर दोनों पैर पकड़ लिया। अब बोला कि ना आप छोड़ दीजिए, इसके बाद से जीवन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही करते 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 आज फाइनली इसको क्लोज कर दिया। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला। तो थाना प्रभारी वहाँ गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गांव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम यहाँ खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए मानवता, इसका फैमिली में ये इंसानियत है?
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़े हुए अपराध के सवाल को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर हल्ला बोल किया और आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए बिहार में बढ़ते अपराध के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। सुशासन बाबू की सरकार है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम लोगों को जो गृह मंत्री इस बार मिले हैं, इतने स्ट्रांग गृह मंत्री हैं कि हर तरह से सक्षम हैं। अगर कोई घटना घटित भी होती है तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है, संज्ञान लेने का काम करती है और जो लोग भी दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा, गृह मंत्री जी की यही मंशा है कि अपने राज्य में एक भी घटना घटित नहीं हो। बिहार का विपक्ष जो है उसको अपराध पर बोलने का मुंह है क्या? अपने कार्यकाल को नहीं देख रहे थे कि सरेआम शोरूम से गाड़ियां लूट लेते थे, आरजेडी का झंडा लगाकर लोग जाता था और मुख्यमंत्री हाउस में बातें होती थी। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और केवल सीन में बने रहने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रही है। और जहां तक अपराध का बात है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और बिहार की पुलिस अपराध पर नकेल कसे हुए है और जो भी अपराध होते हैं उस पर कार्रवाई होता है और आगे भी बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध पर जो सरकार का स्टैंड है वो कायम रहेगा। और यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।